दोस्तों, जय हिंद। आइए आज हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा संस्था का दूसरा क्लास करते हैं। पहला आपने अगर ना देखा हो तो इस लिंक में हम दे दिए हैं, तो उससे के द्वारा आप देख सकते हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहे। चाहे आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एमपी टेट की कर रहे हैं, चाहे किसी भी टीचर लाइन की आप कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने। किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका है। पहला ऑप्शन है आपका समय सारणी की कठोरता से पालन करना और पाठ्यक्रम से बंधे रहना। ये कोई उचित नहीं है। अगला है आपका सीखने की विश्वसनीय स्थितियां जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना। ठीक है, ये कुछ हद तक सही है। अगला है अपने ज्ञान से शिक्षार्थियों को परिपूर्ण करना और उन्हें परीक्षा के लिए तैयार करना। परीक्षा के लिए नहीं तैयार करना है। अगला है आपका सीधे तरीके से ज्ञान पहुंचाना और शिक्षार्थियों को सही उत्तरों के लिए तैयार करना है। नहीं, सही उत्तरों के लिए भी मकसद नहीं होता है पढ़ाना। देखिए, बच्चों को हमें ऐसा सिखाना है कि वो सीखें, स्वतंत्र रूप से सीखें और उस पर विश्वास हो जाए। इसलिए हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। सीखने की विश्वसनीय स्थितियाँ जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना, यही इसका सार है। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों के संबंध में सबसे उपयुक्त है। बच्चों के त्रुटियों के बारे में बताना है आपको। पहला ऑप्शन है आपका गलतियों से बचने के लिए बच्चों को शिक्षक का अनुकरण करना चाहिए। शायद ऐसा नहीं करना चाहिए। अगला है बच्चों की गलतियों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और उन्हें कठोर दंड दिया जाना चाहिए। ये तो बिल्कुल गलत है, कठोर दंड देना। बच्चे गलतियां करते हैं क्योंकि उनमें विचार करने की क्षमता नहीं होती है, ऐसा भी नहीं है, ये गलत बात है। अगला है आपका बच्चों की गलतियां एक खिड़की के समान होती हैं, यह जानने के लिए कि वे किस प्रकार सोचते हैं। बहुत अच्छा है, यही ऑप्शन इसका होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। ये भी गलत होगा आपका। अगला क्वेश्चन है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। बच्चों की योग्यता का आकलन करते हैं सही उत्तर का निर्माण करने के लिए, ऐसा नहीं है। सही उत्तर की व्याख्या करने के लिए, सही उत्तर की पहचान करने के लिए, सही उत्तर का प्रत्यास्मरण करने के लिए। देखिए, जो इसमें सही ऑप्शन होगा वो आपका होगा जो है सही उत्तर की पहचान करने के लिए। अगला क्वेश्चन है अपनी कक्षा के बच्चों को उनकी अपनी अवधारणाओं को बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे। बच्चों को सूचनाएं लिखकर उन्हें याद करने के लिए कहेंगे। याद करने के लिए बिल्कुल मना है, एनसीएफ 2005 के तहत। रटंत विद्या पर जोर बिल्कुल नहीं देना है। इसलिए आपका जो ऑप्शन पहला होगा वो गलत होगा। दूसरा है यदि बच्चों की अवधारणाएं गलत हों तो उन्हें दंड देकर, बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है। तीसरा है आपका तथ्यात्मक जानकारी देकर, बिल्कुल नहीं। फैक्ट की जानकारी सिर्फ बच्चों को नहीं देना है हमें। अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने का पर्याप्त अवसर देना चाहिए, यही इसका ऑप्शन सही है। आप किस प्रकार सहायता करेंगे बच्चों के बारे में, यही एक सहायता करने का उपचारात्मक शिक्षण होता है कि उनको आप अवसर दीजिए समझने का, सोचने का। अगला क्वेश्चन है आपका जब बच्चे एक विशेष संख्या में पुस्तकें पढ़ते हैं तो उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह रणनीति शायद अधिक समय तक काम ना करे क्योंकि यह संभवतः बच्चों को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकों को पढ़ने की तरफ ले जा सकती है। सही बात है, क्योंकि आप पढ़ने के लिए कह रहे हैं तो आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं, तो ये तो केवल पुस्तकों को पढ़ने की तरफ ही ले जाएगा। खैर, अगला विकल्प है आपका पुस्तकालय में बहुत अधिक पुस्तकों को खरीदने की आवश्यकता होगी। ऐसा तो नहीं है। जब अधिक संख्या में बच्चे पढ़ना शुरू कर देंगे तो बड़ी मात्रा में प्रमाण पत्र देने होंगे। ठीक है। अगला है पुस्तकों को पढ़ना बच्चों को उनके गृह कार्य को पूरा करने में बाधा डालेगा। देखिए, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। यह संभवतः बच्चों को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकों को पढ़ने की तरफ ले जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपका आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। आकलन शिक्षण अधिगम का प्रक्रिया का अभिन्न अंग है क्योंकि आकलन से अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है और
उसके अपने शिक्षण की परिपुष्टि भी होती है। आकलन ही एकमात्र तरीका है जो आश्वस्त करता है कि शिक्षकों को पढ़ाया और बच्चों ने क्या सीखा। ठीक है, अगला विकल्प है आपका, आज के समय में केवल अंक ही शिक्षा में महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है, बच्चों को अंक दिए जाने चाहिए ताकि वे समझ सकें कि अपने सहपाठियों की तुलना में कहाँ पर हैं। देखिए, तुलना करने वाली कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो इसका सही ऑप्शन होगा, आकलन से अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है और उसके अपने शिक्षण की परिपुष्टि भी होती है। सही ऑप्शन ए नंबर होगा, इसलिए हमें ए मारना होगा, क्योंकि इसमें जब तक फीडबैक टीचर को अपना नहीं मिलेगा कि बच्चे कितना सीखे कितना समझे, इसलिए वो आकलन नहीं लगा सकता है। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया नहीं अच्छी संपन्न हो सकती है, इसलिए पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, पाठ्यचर्या ऐसी हो जो पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाज़ें पाने, कार्य करने के लिए, अपनी जिज्ञासा का पोषण करने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए और जांच पड़ताल करने तथा अपने अनुभवों को बांटने तथा विद्यालय के ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाए। देखिए, बहुत सोच समझ के इसको आपको आंसर देना है। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका आप सही से समझने के प्रयास करिएगा। देखिए, पहला विकल्प है इसमें, बच्चों को अपनी अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के पर्याप्त अवसर देना। ये तो बिल्कुल सही बात है, तभी अपनी आवाज़ उठा पाएंगे, तभी कार्य करने के लिए अपनी जिज्ञासा का पोषण करेंगे और प्रश्न पूछेंगे, जांच पड़ताल करेंगे, अपने अनुभवों को बांटने का प्रयास भी करेंगे। अगला आपका विकल्प देखते हैं, बच्चों के अनुभवों को निरस्त कर पाठ्य पुस्तकों पर ध्यान देना या केंद्रित करना। अगला है आपका, पाठ्य पुस्तकों के अध्यायों को क्रमवार पूरा करना। नहीं, अगला आपका डी ऑप्शन है, यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका अच्छे प्रश्न पूछे और शिक्षार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखे। ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे बेस्ट आंसर आपका होगा ए नंबर, बच्चों को अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के पर्याप्त अवसर देना चाहिए। जहां बच्चे को अवसर और स्वतंत्र कर दिया जाए, वही ऑप्शन CDP में सही होता है। चलिए, इसका पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को किस चीज़ की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर ए आपका है, बच्चों को नियंत्रण रखने में, अन्य बच्चों के साथ तुलना करने और बच्चों को प्रेरित करने और बच्चे को डांटने। देखिए, बच्चों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ना करना चाहिए, नहीं वो सीखेंगे कैसे। अन्य बच्चों के साथ तुलना भी नहीं करना है। कंपेयर करेंगे तो हीन भावना आएगी, कुंठा जागृत होगी कि हम ऐसे हैं, ये ऐसा लड़का है, हम ऐसे हैं। और क्या है, बच्चे को डांटना भी नहीं है। देखिए, ऑप्शन आपका बचा, आप मोटिवेट कर सकते हैं बच्चे को। बच्चों को अपने अध्ययन में अगर प्रयास करना है, तेज़ी से प्रोत्साहित करना है, तो शिक्षकों को प्रेरित ही करना चाहिए। यही आपका सही ऑप्शन होगा, सी नंबर। अगला है आपका, भावनाओं, अधिगम और अभिप्रेरणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस कथन से आप सहमत हैं। सीखने के लिए भावनाओं को अलग रख देना चाहिए। बिल्कुल गलत ऑप्शन है ये तो। प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी हैं। ठीक है, अगला पढ़ते हैं, सीखने के लिए प्रेरित करने में भावनाओं की कोई भूमिका नहीं होती। ये भी गलत है, भूमिका कैसे नहीं होगी। कुछ नया सीखने इस पर निर्भर करता है कि उसमें हम कितने निपुण हैं। ऐसा कुछ नहीं, ये कभी नहीं देखा जाता है हम कितने एक्सपर्ट हैं, कितने होशियार हैं, कितने नहीं होशियार हैं, तभी हम सीख पाएँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, जो आपका ऑप्शन नंबर बचा, प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी हैं। देखिए, इसका जो सही आंसर होगा 9 का बी ही होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है। विकास संश्लेषण संशोधन योग्य होता है। हाँ, विकास संशोधन योग्य होता है। ठीक है, अगला विकल्प है, विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। ठीक है, विकास जीवन पर्यंत होता है। ये भी ठीक है, विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। ये भी ठीक है, लेकिन बताना क्या है, विकास का एक कारक नहीं है।
देखिए, विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, ये गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर आप जानते हैं कि केवल दिया है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। और हमें बताना क्या, जो एक सिद्धांत नहीं है वो 10 का बी ही होगा। अगला आपका है सृजनात्मकता क्या है। देखिए, बुद्धि का एक प्रकार से जो उन कौशलों से संबंधित है जो संचित किए गए ज्ञान और अनुभव पर निर्भर होते हैं। दूसरा, बुद्धि का एक प्रकार जो संसाधन की गति को शामिल करते हैं हुए सूचना प्रक्रमण कौशलों पर अत्यधिक निर्भर होता है। तीसरा, समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता। चौथा है आपका सृजनात्मकता 200 से ऊपर की बुद्धि लब्धि से सर्वाधिक बेहतर ढंग से परिभाषित होती है। देखिए जी, सृजनात्मकता क्या है, इसको हमें ध्यान में रख के बताना है। सृजनात्मकता क्या हो सकती है? समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता। साध्य सृजनात्मकता इसी में छिपी है, इसलिए जो 11 का ऑप्शन आपका सही होगा वो सी होगा, क्योंकि इसमें अपसारी समाधानों को दिए। अपसारी समाधान क्या होता है कि आप उसको कई तरह से सोच सकते हैं, कितने एंगल से आप सोच सकते हैं और समाधान उसका पा सकते हैं। इसलिए हमें समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधान को पहचानने तो तैयार करने की योग्यता होनी चाहिए। इसलिए तभी हम किसी चीज़ का सृजनात्मक कर पाएंगे या सृजनात्मकता उत्पन्न कर पाएंगे, वही हमारा सृजन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में बहुत से बच्चे विशेषकर लड़कियां विद्यालय में आने से पहले और विद्यालय से वापस जाने के बाद घर का काम करते हैं। हाँ, ये बात सही है। आपके विचार से इस संदर्भ में एक शिक्षिका को गृह कार्य के बारे में क्या करना चाहिए? देखिए, ऑप्शन आपका पहला है, शिक्षिका को ऐसा गृह कार्य देना चाहिए जो विद्यालय में कराए गए अधिगम को बच्चों के घरेलू जीवन से जोड़े। ठीक है। शिक्षिका को सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे अपना गृह कार्य पूरा करने के लिए सुबह जल्दी उठें और देर तक रुकें। ऐसा नहीं है। बच्चों के माता पिता उनके गृह कार्य को पूरा कराने के लिए ट्यूशन लगवाने के लिए कहना चाहिए। ट्यूशन लगवाने के लिए कहना चाहिए तो फिर आप किस लिए हैं? ये गलत है भाई। जब बच्चा को आपको सिखाने की जिम्मेदारी है, आपके यहाँ पढ़ने आ रहा है तो आपको समझना है ना, ट्यूशन क्यों लगवाएंगे माँ बाप। अगला ऑप्शन है आपका, उसे उन बच्चों को कठोर दंड देना चाहिए। ये तो बिल्कुल ही गलत है, कठोर दंड तो हमको देना ही नहीं है। देखिए, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आपका होगा ए नंबर, क्योंकि शिक्षिका चाहती है कि जब ये घर से आते हैं या जाते हैं तो अपने घर का काम करते हैं, तो मुझे ऐसा ही अधिगम सिखाना है जो विद्यालय में कराए गए अधिगम को बच्चों के घरेलू जीवन से जोड़ता है। अगला आपका क्वेश्चन है, एक प्रभावी कक्षा में बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं। देखिए, एक इफ़ेक्टिव क्लास में हमको कैसे उसको सुगम बनाना है, ये हमको बताना है। अगला आपका ऑप्शन है, बच्चे हमेशा उत्सुक और तैयार रहते हैं क्योंकि शिक्षक उनकी प्रत्यस्मरण योग्यता का आकलन करने के लिए नियमित रूप से परीक्षा लेता रहता है। ऐसा कुछ नहीं है, प्रत्यस्मरण हमको नहीं कराना है, याद करने पर जोर बिल्कुल नहीं देना है। अगला है, बच्चे शिक्षक से डरते हैं क्योंकि वह मौखिक और शारीरिक दंड का प्रयोग करते हैं। ऐसा भी नहीं है। बच्चे शिक्षक का सम्मान नहीं करते हैं। ऐसा भी बिल्कुल गलत है। देखिए, बचा कौन सा ऑप्शन? आपका ए नंबर ऑप्शन बचा, वही आपका ऑप्शन है। बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेंगे। बिल्कुल सहायता लेंगे, काम ही यही है बच्चे का, और काम शिक्षक का है कि उनको सहायता उपलब्ध करे उनके सीखने के लिए। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? देखिए, पहला विकल्प है, बुद्धि को केवल मानकीकृत बुद्धि लब्धि परीक्षणों के आयोजन के द्वारा विश्वसनीय रूप से निर्धारित किया जा सकता है। दूसरा है, बुद्धि मूलभूत रूप से स्नायु तंत्र संबंधी कार्यप्रणाली है, उदाहरणार्थ प्रक्रमण की गति, संवेदी, विभेद आदि। तीसरा है, बुद्धि विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन करने की योग्यता है। बुद्धि बहुआयामी है और इनमें कई पहलू हैं। हाँ,
देखिए आपको जो एकदम बेस्ट ऑप्शन है वो है आपका डी नंबर है शायद। पढ़ के देखते हैं, बुद्धि के बारे में कौन सा कथन सबसे बेस्ट है ये बताना है हमको। देखिए बुद्धि केवल मानकीकृत, यहाँ केवल दिया है, इसलिए हमको जो है ये ऑप्शन बिल्कुल गलत लग रहा है। अगला है बुद्धि मूलभूत रूप से स्नायु तंत्र संबंधी कार्यप्रणाली और उदाहरण, ये भी गलत है, संवेदी विभेद करेगा, ऐसा नहीं है। बुद्धि विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन करने की योग्यता है, ये केवल विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन करना, ऐसा इंटेलिजेंस नहीं होना चाहिए बच्चे के अंदर। वो कहीं भी रहे उस और समाज में अपने विद्यालय में सीखे गए प्रयोगों या ली गई शिक्षण से वही रिलेट हो सके, वही अच्छी शिक्षा और शिक्षक होता है। लेकिन जो डी ऑप्शन है आपका वो सबसे अच्छा है, इसलिए क्योंकि जो डी ऑप्शन है वो बुद्धि बहुआयामी है और इनमें कई पहलू हैं। जैसा कि आप जानते हैं वैज्ञानिक हैं हमारे गार्डनर, इन्होंने बुद्धि का बहुआयाम सिद्धांत दिया है और इन्होंने बताया है कि बुद्धि बहुआयामी है, इसके कई पहलू होते हैं और कई तरह से इसका सोचा समझा जा सकता है और कई प्रयोगों में यह काम आती है। इसलिए हमें जो सही ऑप्शन है वो डी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के रूप में आपके पास कक्षा में कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो प्रथम पीढ़ी के रूप में विद्यालय आ रहे हैं, आपके द्वारा निम्नलिखित में से किसे किए जाने की संभावना अधिक है। देखिए पहला विकल्प है आपका कक्षा गतिविधि के समय और गृह कार्य के लिए उन्हें बुनियादी सहयोग और अन्य सहायता उपलब्ध कराएंगे। देखिए ऐसा तो नहीं है, हो सकता है, लेकिन अगला विकल्प देखते हैं, उन्हें याद करने के लिए उत्तर को 5 बार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने के लिए गृह कार्य देंगे। देखिए आप समझ गए होंगे कि जहाँ पर याद करने की बात है वहाँ तो सबसे पहले गलत होता है। बच्चे को कंठस्थ कराने पर हमारा एनसीएफ 2005 बिल्कुल नहीं जोर देता है, सिर्फ व्यवहारिक शिक्षा देना है, करके सिखाने पर जोर दे रहा है। अगला जो ऑप्शन है आपका सी नंबर, बच्चों से कहेंगे कि उनमें आगे पढ़ने की क्षमता नहीं है, ये तो महा गलत है। उनमें क्षमता कैसी नहीं होती बच्चों में, ऐसे थोड़ी ना बच्चों को भगवान का रूप कहा जाता है। अगला आपका है माता पिता को बुलाएंगे और उनसे अपने बच्चों का ट्यूशन लगाने की नम्रता पूर्वक कहेंगे। अच्छा, जब उनको ट्यूशन लगवाना है तो आपके पास बच्चा क्यों आया है और आप कर क्या रहे हैं स्कूल में? सरकार आप पर पैसा खर्च करती है ना बच्चे को सिखाने के लिए, और आप एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक होकर ऐसा बोलेंगे, बिल्कुल गलत है। इसमें क्या है, कक्षा गतिविधि के समय और गृह कार्य के लिए उन्हें बुनियादी सहयोग और अन्य सहायता उपलब्ध कराएंगे। देखिए भैया आपका जो पहला विकल्प है सबसे अच्छा विकल्प है, यही एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक का प्रभाव होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका, समान आयु के बच्चों में भी आकृति, योग्यता, स्वभाव, रुचि, प्रवृत्ति और अन्य बातों में बहुत अंतर होता है, इस संदर्भ में विद्यालय की क्या भूमिका हो सकती है? देखिए बच्चों के आकलन के लिए नियामक मानक स्थापित करना चाहिए, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। सुनिश्चित करना चाहिए कि शिक्षक मानकीकृत निर्देश और पाठ्य पुस्तकों का उपयोग करे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी बच्चों का विकास एक ही प्रकार से हो, ये भी गलत है। सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास के अवसर मिले, सबसे अच्छा विकल्प यही है। जहाँ दिख जाए बच्चे को अवसर मिले वहीं आपका एकदम परम सत्य विकल्प होता है। अगला आपका प्रश्न है, बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी है। अच्छा देखिए जो बुद्धि लब्धि जो के बारे में जो इन्होंने स्पीयरमैन ने कहा है, उन्होंने आनुवांशिक वृद्धि के बारे में कहा है या उत्पादक वृद्धि के बारे में कहा है, सामान्य बुद्धि के बारे में कहा है या वैश्विक बुद्धि के बारे में कहा है? देखिए जी का जो मतलब होता है वो आपका होता है जनरल यानी सामान्य बुद्धि। सामान्य बुद्धि स्पीयरमैन ने अपनी परिभाषा में चर्चा किया है, जनरल इंटेलिजेंस। इसलिए आपका जो सही ऑप्शन होगा वो आपका होगा सामान्य बुद्धि, इसका विकल्प सही यही है, सामान्य बुद्धि होगा।
अगला है आपका प्रश्न, व्यक्ति में वे भिन्नताएं जिससे वह कद, वजन, त्वचा का रंग, आँखों व बालों का रंग, पैर आदि से दूसरे से अलग हो। इसमें क्या हमें भेद दिख रहा है? शारीरिक भेद दिख रहा है, भावात्मक भेद नहीं है, मानसिक भेद नहीं है, न तो इनमें से कोई नहीं विकल्प हो सकता, लेकिन शारीरिक भेद होगा, क्योंकि तभी तो अंतर पाएंगे वजन, त्वचा, आँखों का रंग, बालों, पैर आदि में। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सा कारक शैक्षिक पिछड़ेपन का कारण नहीं होता? देखिए, इसमें स्पीड से जाने की कोई ज़रूरत नहीं, ना स्पीड से पढ़ने की ज़रूरत है, ना स्पीड से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें काफ़ी लंबे लंबे प्रश्न हैं और आपको सोच समझ के आंसर देना है, इसलिए जल्दीबाजी नहीं करना है। ध्यानपूर्वक आप सुनिए, इसके बाद आंसर दीजिए। पर्याप्त समय आपको दिया जा रहा है। वीडियो भले लंबा हो जाएगा, लेकिन सीखने को बहुत आपको मिल रहा है, ये हमारा दावा है। क्या है? कौन सा कारक शैक्षिक पिछड़ेपन का कारण नहीं होता है? परिवार की गरीब सामाजिक आर्थिक स्थिति, विद्यालय का खराब शैक्षिक वातावरण, या परिवार का व्यवसाय? सही ऑप्शन आपका यहीं पर है, परिवार का व्यवसाय। इससे पिछड़ेपन का कारण बिल्कुल नहीं होना चाहिए बच्चे को ऊपर। अगला प्रश्न है आपका, बालक वह है जो अपनी कालानुक्रमिक आयु के बालकों की तुलना में शैक्षिक कमी को दर्शाता है, उसे क्या कहेंगे? उसे पिछड़ा बालक कहेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, भाषा का वह घटक जो ध्वनि के अनुक्रम, संचालन और उसकी संरचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है, उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं भैया स्वर विज्ञान, इसको फोनेटिक बोलते हैं, फोनोटिक। अगला क्वेश्चन है आपका, बुद्धि का एकल घटक सिद्धांत किसने दिया था? बुद्धि का एकल घटक सिद्धांत किसने दिया था? जैसा कि आप जानते हैं, थॉर्नडाइक ने दिया है, या पावलोव ने दिया है, अल्फ्रेड बिने ने दिया है, या फ्रीमैन ने दिया है? देखिए, बुद्धि का एकल घटक सिद्धांत अल्फ्रेड बिने ने दिया है। अगला आपका प्रश्न है, बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं सामाजिक एवं मित्रतापूर्ण व्यवहार। हाँ, यही सही है इसका। अगला प्रश्न है, सामाजिक पैमाने की विधि के अनुसार इनमें से सुपरस्टार अतिमानव वह होता है जिसे ज़्यादातर लोगों द्वारा चयन किया जाए, जिसका विविध जोड़ों द्वारा चयन किया जाए, दोनों? ज़्यादातर लोगों द्वारा चयन किया जाता है, यही इसका ऑप्शन बेस्ट है। अगला प्रश्न है आपका, व्यक्तित्व के मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त शब्द साक्षर परीक्षण का विधि का प्रयोग जुंग द्वारा किस वर्ष किया गया है? 1912, 1922, 1848, 1910। इसका जो सही विकल्प है आपका वो होगा 1910। 1910 में ही जुंग द्वारा यह साक्षर परीक्षण का सिद्धांत दिया गया था। अगला प्रश्न है आपका, लंबाई, भार, त्वचा का रंग, पैर, आँखों एवं बालों का रंग विविधता को विचलन को कहते हैं। इस विचलन को क्या कहते हैं? भावात्मक अंतर या भौतिक अंतर? देखिए, इसमें भौतिक अंतर ही होगा, क्योंकि बदलाव हमें बाहर से दिख रहा है, इसलिए जो 26 का सही विकल्प होगा भौतिक अंतर होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस घटक के प्रभाव से शैक्षिक पिछड़ापन नहीं उत्पन्न होता? परिवार का खराब सामाजिक आर्थिक स्तर, या स्कूल का शोचनीय शैक्षिक माहौल, परिवार का पेशा? सही विकल्प होगा परिवार का पेशा। परिवार का पेशा इसमें सही होगा, ये पिछड़ापन नहीं उत्पन्न होगा इसके शैक्षिक से। अगला आपका प्रश्न है, सामान्य आयु वर्ग से संबंध अन्य सहपाठियों से जब किसी छात्र की तुलना की जाती है तो उसमें एक स्पष्ट शैक्षिक कमी दृष्टिगोचर होती है, ऐसे बच्चे को कहते हैं, ऐसे बच्चे को पिछड़ा बालक बोलेंगे। अगला प्रश्न है आपका, किसने कहा है कि सृजनशील मानव मस्तिष्क द्वारा संबंधों को रूपांतरित करके नई विषय वस्तु का रचनात्मक सृजन कर नए अंतः संबंधों का विकास करने की शक्ति का पर्याय है? देखिए, इसमें जो सही विकल्प होगा स्पीयरमैन, वारलेट, स्किनर, लेविन। देखिए, इसमें जो सही विकल्प होगा आपका सी नंबर होगा, इन्होंने ही अंतर संबंधों का विकास करने का शक्ति का पर्याय बताया है। अगला प्रश्न है आपका, अंतिम प्रश्न रहेगा दोस्तों आपका ये, भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जीन पियाजे
के द्वारा कमतर आंका गया, यानी कम उसके बारे में इन्होंने बताया है जीन पियाजे ने। क्या हो सकता है? अहम केंद्रित भाषा नहीं, इन्होंने अच्छे से इस पर बल देकर समझाया है। विद्यार्थियों द्वारा संक्रियात्मक रचना ये भी बताए हैं। अनुवांशिकता इसके बारे में ही जीन पियाजे ने चर्चा की है, लेकिन सामाजिक अंतःक्रिया इसके बारे में इन्होंने बहुत कम चर्चा की है, इसलिए जो सही विकल्प होगा आपका डी होगा। थैंक्स दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो, और ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम इसी तरह के वीडियो लेकर आते रहेंगे। और कमेंट में आप बताइए भी कि हम किस विषय का कैसा वीडियो लेकर आएँ। थैंक्स, और यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए।